हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अर्थात विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को देखा था और उसमें हम लोगों ने यह समझा था कि जब किसी धातु तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तार में उपस्थित प्रतिरोध के कारण तार गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका परिमाण क्या होता है और वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया है और बैटरी को धातु के तार से जोड़ दिया है। तो आप जानते हैं कि बैटरी को जैसे ही धातु के तार से आप जोड़ते हैं, धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वह बैटरी के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ प्रवाहित होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ होने लगेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर पहुंचता है, सेल के अंदर पहुंचता है, तब उसका प्रवाह धन ध्रुव से ऋण, सेल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, वह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ होता है। तब पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल to negative terminal of सेल या बैटरी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ होगा तो वहाँ पर कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, इसको जरा समझिए। इसको हमने पिछले वीडियो में भी समझाया है। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है। यहाँ पर जो यह स्फीयर है वह पॉजिटिवली चार्ज है और यह जो स्फीयर है वह नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमको इस ध्रुव से, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से नेगेटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है और स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। यह ऋण आवेश से आवेशित है और यह धन आवेश से आवेशित है। तो ऋण आवेश और धन आवेश असमान आवेश हुए। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस स्फीयर के द्वारा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यह जो स्फीयर है वह निगेटिवली चार्ज है और यह भी निगेटिवली चार्ज है। तो यह जो हुआ सेम टाइप का चार्ज हुआ, एक ही तरह का चार्ज हुआ, एक ही तरह का आवेश हुआ। तो एक तरह का जो आवेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दूर हटाता है। तो इस स्फीयर के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वह भी लेफ्ट साइड में लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमको ले जाना है राइट साइड में। फोर्स लग रहा है स्फीयर के द्वारा लेफ्ट साइड में। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको बल लगाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से निगेटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ जाएगा। तो फोर्स लगाएंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ होंगे वहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, मतलब कुछ कार्य होगा। तो यह कार्य हो गया। अब देखिए कार्य कितना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह आवेश Q है। तो Q आवेश को, Q चार्ज को ले जाने में आपको W कार्य करना पड़ रहा है।
तो एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। यूनिट आवेश को ले जाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा, और यह जो W/Q कार्य हुआ यूनिट आवेश को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, वही कार्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। तो यहाँ से हमको मिला V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो यहाँ से W का मान हमको मिल जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ। कहने का मतलब हमारा यह है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ले जाने में बैटरी के द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यह देखिए, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, W बराबर VQ। यहाँ Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वह V है, और 4 इलेक्ट्रॉन का Q मान लिए। तो वर्क डन कितना बैटरी के द्वारा करना पड़ा, VQ। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो आप जानते हैं ओम के नियम से, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है, V बराबर होगा IR और Q बराबर होगा IT। पिछला वीडियो देखिएगा तो यह सूत्र कैसे आता है, Q बराबर IT और V बराबर IR IT कैसे आएगा, इसको आप जान सकिएगा। तो यहाँ पर I में गुना करेंगे तो I² हो जाएगा। यह हो गया R, यह हो गया T। R हो गया रेजिस्टेंस और T हो गया समय। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ बैटरी के द्वारा, यह जो बैटरी के द्वारा जो कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ, I² RT हुआ। बैटरी जितना कार्य करेगी उतना ही ऊर्जा का निष्कासन होगा। तो वर्क डन I² RT हुआ है, तो एनर्जी जो लिबरेट होगा, ऊर्जा जो निकलेगा, एनर्जी लिबरेट होगा, वह कितना होगा, I² RT ही होगा। और जो एनर्जी निकलता है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी न खर्च होता है न नष्ट होता है, एनर्जी का रूपांतरण हो जाता है। तो जो एनर्जी निकलता है वही एनर्जी हीट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा, उष्मा जो उत्पन्न होगा, वह उष्मा कितना के बराबर होगा, I² RT के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि अगर किसी बैटरी से किसी वायर को अगर हम जोड़ते हैं, उससे होकर के जो करंट फ्लो होता है, वह करंट फ्लो और वायर का जो रेजिस्टेंस होता है और जितना समय तक करंट फ्लो होता है, सबका जो गुणनफल होगा वह हीट प्रोड्यूस्ड के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है I² RT। I क्या है, तो I यहाँ पर करंट है, विद्युत धारा है। I है विद्युत धारा, करंट का मान दे रहा है, करंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, तार का प्रतिरोध है। और T है कितना समय तक विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो यह टाइम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वायर में, तार में हीट प्रोड्यूस्ड होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, वह करंट पर भी निर्भर करता है, वह रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है और वह समय पर भी निर्भर करता है। अगर आप करंट का मान 2 गुना कर देते हैं तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा। चूंकि हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वह प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। और 2 गुना कर दीजिएगा तो 4 गुना हीट प्रोड्यूस होगा, आधा कर दीजिएगा तो 1/4 हीट प्रोड्यूस होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। उसी तरह यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह रेजिस्टेंस के भी समानुपाती है। मतलब अगर प्रतिरोध का मान आप बढ़ा देते हैं
तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी बढ़ जाएगा। उसी तरह हीट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वह समय पर निर्भर करता है। जितना देर तक आप करंट का फ्लो कराइएगा, वायर से होकर करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगा। मतलब समय पर भी निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा और करंट पर भी, विद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड को H लिख सकते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT, और इसका जो यूनिट आता है यह होता है जूल में। जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसका जो मात्रक होगा क्या होगा, जूल होगा। तो H बराबर I R स्क्वायर RT, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। H बराबर हमने देखा I स्क्वायर RT होता है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, I स्क्वायर है, इसका मतलब I को 2 बार गुना किया गया है। I इंटू आई, R को लिख लिए और T को भी लिख लिए। यहाँ पर हम लोग ओम के नियम से I इंटू आर को भी लिख सकते हैं। I को लिख लिए, I इंटू आर को भी लिखे और यहाँ पर T को, जो T था उसको लिख दिए। अब चूंकि आप जानते हैं V बराबर आई आर, तो यहाँ पर I का मान आप ले सकते हैं I बराबर V बटा R। तो इस I के जगह पर आप लिख सकते हैं V बटा R, I इंटू V, I इंटू T। तो यहाँ से आ गया V स्क्वायर इंटू T बटा R। तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए एक फार्मूला यह भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि हीट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ऊष्मा जो उत्पन्न हो रहा है, वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीट कम होगा। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं H बराबर I स्क्वायर RT, यहाँ पर देखिए, मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो ऊष्मा कम होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 2 रेजिस्टर के बीच में, तो जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ऊष्मा ज्यादा होगा। तो इसको हम लिख देते हैं ताकि आप समझ सके, और समझा भी दे रहे हैं। तो यहां पर 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, if the same potential difference applied across 2 resistor, more heat will be produced, in the smaller resistance. इसका क्या मतलब हुआ? इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस 2 रेजिस्टर्स है आपके पास। एक रेजिस्टर्स यह है, रेजिस्टेंस को ऐसे ही हम लोग सूचित करते हैं, एक यह है, और इस दोनों के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अगर भी है तो यह भी है। तो कहता है कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2 रेजिस्टर के बीच अप्लाइड हुआ है तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस का मान कम होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यह हुआ विद्युत धारा के ऊष्मीय परिमाण का मैग्नीट्यूड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यहाँ पर एक फॉर्मूला यह भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिर आगे की बात अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।